फर्श पे मैंने अपनी बाजुओं में अपने पिताजी को लिटाया हुआ था और मैं तकलीफ में था, रो रहा था। वो पल मेरे लिए दुखद था। अगर मेरे पापा एम्स भर्ती हो जाते तो शायद वो बच जाते, उनकी जीने की इच्छाएं थी। ये आज के हालात पे बात कर रहा हूँ। मैंने अपने पिताजी तो खो दिए, लेकिन मैंने चाहा कि और गरीबों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग किससे सवाल करें? आम आदमी किसके पास जाए? आम आदमी किसका गिरबान पकड़े? किससे सवाल करे? किसके आगे अपना दुखड़ा रोए? किसके आगे आंसू बहाए? किसकी गाड़ी के आगे लेटे? सीएम की गाड़ी के आगे, पीएम की गाड़ी के आगे कहाँ जाए आदमी? इनकी तो भाजपा के लोगों की तो इंसानियत भी चली गई। अमित शाह आज भी रोड शो कर रहे हैं और शाम को आगे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि 2 गज दूरी मास्क का जरूरी। और आपकी रैलियों में जब आप लाखों लोगों के साथ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तब ये भाजपा के लोग जो हैं, आरएसएस के लोग हैं, सत्ता के भूखे लोग, जिनको लाशों पे मिले, जिनको झूठ बोल के मिले, जिनको लोगों को गुमराह करके मिले, जमूले बोलकर मिले, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि ये जो सेकंड इसकी वेब आएगी, ये जो दूसरी बार इसका प्रकोप होगा, दूसरी बार जब ये फैलेगा तो ये बहुत विनाशकारी होगा। तो पिछले 1 साल में सरकार ने किया क्या? बड़ी बड़ी 3000 करोड़ रुपए की पटेल साहब की मूर्ति लगाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? स्टेडियम बनाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? 4000 करोड़ रुपए कुंभ में लगाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? तो कितना रोजगार दिया सर आपने? कितने लोगों को जो है आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, देश की GDP कहाँ है, क्या बताना पड़ेगा आपको? माइनस में चल रहे हैं आप लोग। आम आदमी पे खाने को रोटी नहीं, वो कहां से लागे इलाज के लिए पैसे? और उसकी जिंदगी, राइट टू लाइफ की कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सरकारों के अलावा कौन पे 302 का मुकदमा क्यों ना दर्ज हो? क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सूत्र संज्ञान नहीं ले रहा है? तो जो बहुजन समाज में जन्मे, जिनकी वजह से हमें पढ़ने का अधिकार मिला, हमें सीखने का अधिकार मिला, हमें लड़ने का अधिकार मिला, हम लोग संघर्ष कर पा रहे हैं और हमारा जीवन जानवरों के जीवन से इंसानों जैसा हुआ है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। और आज मैं नमन करता हूं महापुरुषों को नमन के बाद अपने पिताजी को, क्योंकि आज का जो लाइव है वो एक लाइव नहीं है, वो एक वार्ता है अपनी दिल की जो तकलीफ है आप लोगों को बयां करने के लिए। और वो मेरी तकलीफ नहीं, वो हर गरीब व्यक्ति की तकलीफ है। और वो हर उस व्यक्ति की तकलीफ है, जब आप उसे सुनेंगे तो आपको पता रहेगा कि जिस व्यक्ति ने कुछ खोया। मेरे जीवन में ये बदलाव कैसे आया? चंद्रशेखर एक वकील जो है वो एक सिपाही कैसे बना? भीम आर्मी के लिए प्रेरणा कहाँ से आई और ये संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ, उसके पीछे कहानी है। मैं कुछ लोगों से बयां कर चुका हूं, लेकिन आज मैं उस पर बात रखना चाहूँ क्योंकि हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। और आज मैं सीधी बात पे आता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ, मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूँ, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को नमन करता हूँ, उनको आभार प्रकट करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे महापुरुष थे तो हम हैं। और मुझको पहचान देने वाले लाखों करोड़ों भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। मैं जो कहानी बयां कर रहा हूँ वो मेरे पिताजी की कहानी। जब 2012 में उनको कैंसर हुआ और मैं उनको लेकर गया दिल्ली एम्स में, वो स्वाभिमानी व्यक्ति जो किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन मेरे वहां जाने के बाद पहली बात तो सरकारी हॉस्पिटल, जहां उम्मीद है कि हम गरीब लोग भी इलाज करा सकते हैं, और फिर एम्स जिसका दुनिया में नाम, भारत में तो नाम है, दुनिया में भी एम्स का नाम। लेकिन जब मैं वहां गया तो यकीन मानिए कि इस महामारी जैसे हालात तो नहीं थे, लेकिन तब भी वहां पर बेड नहीं था। फर्श पे मैंने अपनी बाजुओं में अपने पिताजी को लिटाया हुआ था और मैं तकलीफ में था, रो रहा था। और ये उम्मीद कर रहा था काश कोई नेता मेरा जानकार होता तो शायद मेरे पापा यहाँ एडमिट हो जाते। वो कोशिश कर रहा था कि एडमिट हो जाए।
लेकिन बड़े प्रयास के बाद भी वो एडमिट नहीं हो पाए। वो पल मेरे लिए दुखद था। अगर मेरे पापा एम्स भर्ती हो जाते तो शायद वो बच जाते, उनकी जीने की इच्छाएं थी, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया। लेकिन उस दिन मैंने ये फैसला जरूर लिया था कि मैं किसी गरीब को इस इलाज की कमी कारण मरने नहीं दूंगा। मैं इस व्यवस्था को चैलेंज करूंगा, इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा। देश में, समाज में जो बुराइयां, उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा और अपने साथियों के साथ मिलके उनको बदलने का प्रयास करूंगा। क्योंकि कोई भी परिवर्तन, वो ज्ञान, उसकी पहली सीढ़ी है ज्ञान। ज्ञान से, एजुकेशन से ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान से शक्ति, और शक्ति से होता है परिवर्तन। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा एकता में शक्ति, इसलिए संगठन बना। और ये जो भ्रष्ट राजनीति, ये आज के हालात पे बात कर रहा हूं। मैंने अपने पिताजी तो खो दिए, लेकिन मैंने चाहा कि और गरीबों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ये बात आज के माहौल में आप खुद चेक करें। जिन हॉस्पिटलों के बाहर से जो वीडियो आ रही हैं, शमशान में क्या हालात हैं, कब्रिस्तान में क्या हालात हैं, आपके घरों पे क्या हालात हैं, आपके गांव में, आपके जिलों के अस्पतालों में क्या हालात हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने जो कहानी आपसे बयां की, ये मेरी लाइफ का जो चेंजिंग मोमेंट था। क्योंकि मैंने अपने पिताजी से वादा किया कि मैं किसी भी कीमत पे, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सारे अधिकार होने के बाद भी जिस तरह का भेदभाव गरीबों और अमीरों के साथ है, और फिर जाति की तमाम तरह की समस्याएं, मैं इसको चैलेंज करूंगा, मैं इसको लड़ूंगा। और फिर माननीय अध्यक्ष जी और हमारे तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ताकत दी, मुझे हिम्मत दी और मुझे चुना, मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। तो मैं, यकीन मानिए, मैं जब मेरा भरोसा टूटा कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, और लाखों लोगों ने जब मुझसे कहा कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग रुकने नहीं देते। और उन्होंने ये भी कहा, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, और तमन्ना अगर झूठी तो बहाने हजार होते हैं। हमारी तमन्ना सच्ची, ये गुलामी की बेड़िया, ये गैर बराबरी की बेड़िया, ये असमानता की बेड़िया कटनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि आज का जो मेरा लाइव है वो सिर्फ किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक समाज के लिए नहीं, देश के लिए। और मैं अब चुनिंदा मुद्दों पे आपकी बात रखूंगा, अपनी बात रखूंगा और आपसे, और लंबे समय तक आज आपसे बात करूंगा। अगर आम आदमी मास्क नहीं लगाएगा तो उस पर जुर्माना लगेगा, और यूपी में तो अगर दोबारा मास्क नहीं लगाएगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना। और क्या योगी बाबा जी ने 10,000 रुपये का रोजगार दिया नौजवानों को? चलो, मैं मानता हूं कि वो मास्क उनके लिए जरूरी है, आप तो रैलियों में नहीं लगाते, आपकी पार्टी के लोग तो नहीं लगाते। चलो खैर, मैं ये भी मान लेता हूं कि भाई साफ सरकार है, तो सरकार, कानून में सरकार के लिए छूट है, क्योंकि सत्ता का जो दुरुपयोग वही तो आप कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस 71 साल की राजनीति में तमाम पार्टियों की सरकारें रही, तमाम नेता रहे, मैं जानना चाहता हूं देश से कि आप बताएं, देश के लोग मुझे, कि अगर हॉस्पिटल में बेड ना मिले, हॉस्पिटल में दवाई ना मिले, हॉस्पिटल में आईसीयू बेड ना हो, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ना हो, हॉस्पिटल में जो बुनियादी जरूरतें हैं, मेडिकल फैसिलिटी, वो ना हो, तो सरकार पे कौन जुर्माना लगेगा? कौन सी सरकार जवाब देगी इसका? हम लोग किससे सवाल करें? हम लोग किसको पकड़ें? हम किससे बात करें? और इन सब कमी के कारण जब हमारे अपने लोग हमारे बीच से चले जाएंगे, जो बच सकते हैं, जब ऑक्सीजन नहीं होगी, तो इतने लोगों की जान जा रही है, इनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकारी तंत्र बना किस लिए था? ये लोकतंत्र तो बना इसलिए था, ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुनियादी जितना भी सिस्टम बना इसलिए तो बना कि अंतिम व्यक्ति को भी सुविधा दी जा सके।
अंतिम व्यक्ति को भी जो है वो सुविधाएं, वो अधिकार मिले जो सभी लोगों को है। तो हम लोग किससे सवाल करें? आम आदमी किसके पास जाए? आम आदमी किसका गिरबान पकड़े? किससे सवाल करे? किसके आगे अपना दुखड़ा रोए? किसके आगे आंसू बहाए? किसकी गाड़ी के आगे लेटे? सीएम की गाड़ी के आगे, पीएम की गाड़ी के आगे? कहां जाए आदमी जब वो अपनों को खोता है? ऐसे समय में कौन जवाब देगा? मुख्यमंत्री जवाब देंगे? प्राइम मिनिस्टर जवाब देंगे? जब आप सवाल करेंगे, आप मुद्दों पे सवाल करेंगे, इधर आप सवाल करेंगे तो वो आपको नक्सली कह देंगे, खालिस्तानी कह देंगे, आतंकवादी कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे। आप सवाल करोगे मुद्दों पे तो वो ले आएंगे धर्म, वो ले आएंगे छद्म राष्ट्रवाद, वो ले आएंगे हिंदू मुसलमान, वो ले आएंगे, अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो वो ले आएंगे भारत पाकिस्तान, वो ले आएंगे शमशान कब्रिस्तान। ये सब बातें लाके और मुद्दों को पीछे हटा देंगे। ये देश की जो है ये आम समस्या है। ये जो मैंने कहा आपसे, जब भी आप सरकार सवाल करोगे तो सरकार, मीडिया के लोग इस पर चर्चा कर देंगे। अभी तो आप आने वाले कल में देखना कि जैसे चुनाव खत्म होंगे तो हो सकता है कि मीडिया गायब भी कर दे इस मुद्दे को। मीडिया दिखाए ना, क्योंकि आपको तो वही पता लगता है ना जो मीडिया दिखाती है देश के लोगों को। सोशल मीडिया वाले तो नहीं जा सकते हैं कि क्या क्या अस्पताल के अंदर हो रहा है। अब तो हालात भयावह हो गए हैं, डरावने हो गए हैं। चोर बाजारी तो देखिए कि लाशों से भी पैसे वसूले जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि क्रिमिनेशन के नाम पे, अंतिम संस्कार के नाम पे किस तरह लूट मची हुई है। ये वही लोग हैं जो आपको भगवान से मिलाते हैं, जो आपकी बात भगवान से करते हैं, और इनको अपना घर चलाने के लिए आपकी लाशों से भी पैसे चाहिए। सवाल ये नहीं है राजनीति किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है। राजनीति इसलिए है कि प्रदेश में या देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी वो सुविधाएं मिले जिसका वो हकदार है, भारत का नागरिक होने के कारण। कौन सी सरकार दे रही है? किस सरकार ने दिया? और सरकार क्यों नहीं दे रही है? कॉन्स्टिट्यूशन देता। मैं तो अपने भाषण में भी कहता हूं कि रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये 8 चीजें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती कि दे, लेकिन क्यों नहीं देती सरकार है? क्योंकि उनको पता है ना, जब वोट का समय आएगा तो हम हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, हम मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे, हम भारत पाकिस्तान पे बात करेंगे, हम शमशान कब्रिस्तान पे बात करेंगे, हम धर्म पे बात करेंगे और धर्म की अफीम चटाएंगे लोगों को। तो ये डरावना है। हमें एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, लेकिन सरकार धर्म की बात करेगी। हम रोजगार की बात करेंगे, सरकार जो है राष्ट्रवाद की बात करेगी। हम बेहतर इलाज की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे, अस्पताल बनाने के, अस्पताल में सुविधाओं की बात करेंगे तो वो मंदिर मस्जिद पे बात करेगी। हम बात करेंगे महिलाओं की सुरक्षा पे तो वो बात करेगी भारत पाकिस्तान पे। ये मीडिया का चरित्र है, जिसको कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम बात करेंगे सुविधाओं पे जो अंतिम व्यक्ति को मिलनी चाहिए तो सरकार बात करेगी, सरकार कहेगी कि आप देशद्रोही हो, आप आतंकवादी हो, आप खालिस्तानी हो, आप नक्सली हो। झूठे मुकदमे लगाएगी, जेल डाल देगी। चुनाव, मोदी जी, अमित शाह जी चुनाव प्रचार नहीं रोकेंगे, वो चुनाव पे भी बैन नहीं लगाएंगे, चुनाव रोकने की बात नहीं करेंगे। चलिए, चुनाव प्रचार मत रोकिए, चुनाव पे बैन मत लगाइए, लेकिन पूर्व सुबह के शाम समय जो है चुनाव में सभा करेंगे लाखों लोगों की, रोड शो करेंगे। इनकी तो भाजपा के लोगों की तो इंसानियत भी चली गई। अमित शाह आज भी रोड शो कर रहे हैं और शाम को आगे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी। और आपकी रैलियों में जब आप लाखों लोगों के साथ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, तब यहां ये बुनियादी जो मुद्दा है, ये भाजपा के लोग जो हैं, आरएसएस के लोग हैं, सत्ता के भूखे लोग, जिनको लाशों पे मिले, जिनको झूठ बोल के मिले, जिनको लोगों को गुमराह करके मिले, जमूले बोलकर मिले, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और इसलिए इनको चुनाव चाहिए। जब WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी थी कि ये जो सेकंड इसकी वेब आएगी, ये जो दूसरी बार इसका प्रकोप होगा, दूसरी बार जब ये फैलेगा तो ये बहुत विनाशकारी होगा,
तो पिछले 1 साल में सरकार ने किया क्या? पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया? कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगे? कितने नए हॉस्पिटल बने? कितने वेंटिलेटर तैयार हुए? कितने आईसीयू के बेड बने? कितने जो अन्य इक्विपमेंट है वो तैयार हुए? ग्लव्स, सैनिटाइजर्स और मास्क, सब चीज़ें। और गजब की बात तो देखिए कि भारत में वैक्सीन की शॉर्टेज है। यहाँ तो सरकार ने कह दिया कि पहले जो 157 रुपये में सरकार को मिल रहे थे वो 600 रुपये में, 500 रुपये में जाएगी। तो ये मोदी जी तो अभी पिछले साल से दुगनी बांग्लादेश को और पता नहीं किस किस देश को, पाकिस्तान को भी इनको भेज रहे थे ऑक्सीजन। और आज हमारे हालात, देश में हालात देखिए, आज जरूरत है खरीदनी पड़ रही है, मंगानी पड़ रही है। तैयारी क्या है सरकार की? सरकार वाहवाही लूटने के चक्कर में, सरकार जो है सत्ता में आने के चक्कर में, सरकार बनाने के चक्कर में, और ये सब चीज़ें कर रही है। इसका नुकसान किसे झेलना पड़ रहा है? आम आदमी को। और वह आम आदमी किससे सवाल करे, किस सरकार से पूछे? बड़ी बड़ी 3000 करोड़ रुपए की पटेल साहब की मूर्ति लगाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? स्टेडियम बनाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? 4000 करोड़ रुपए कुंभ में लगाने से गरीबों की जान बच जाएगी क्या? और जो आज हालात हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अस्पताल वाले कहते हैं कि गरीब आदमी लेके आए अपना, तब पेशेंट भर्ती होगा। तो कितना रोजगार दिया सर आपने? कितने लोगों को जो है आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, देश की जीडीपी कहाँ है, क्या बताना पड़ेगा आपको? माइनस में चल रहे हैं आप लोग। आम आदमी पे खाने को रोटी नहीं, वो कहाँ से लाके इलाज के लिए पैसे? और उसकी जिंदगी, राइट टू लाइफ की कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सरकारों के अलावा कौन पे 302 का मुकदमा क्यों ना दर्ज हो? क्यों माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सुट्टा संज्ञान नहीं ले रहा है? ये जो अरबपति खरबपति बन गए नेता, इनके बड़े बड़े कार्यालय बन गए, ये जो पैसा कहाँ से आया इनके पास? ये लोगों पे दवाई के पैसे नहीं है, लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। बीजेपी को, भाजपा के लोगों को सरकार बनानी है, बंगाल में चुनाव लड़ना है। अगर उसमें कोरोना संक्रमण फैल जाएगा, लाखों लोगों की जान जाएगी, कोई मतलब नहीं है। इनकी जो हवस है, सत्ता की भूख जो है वो पूरी होनी चाहिए।